नमस्कार साथियों, एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे सीजी टेट पेपर 1 के अंतर्गत जो साइंस से संबंधित, विज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे, उन विज्ञान के प्रश्नों का सही उत्तर क्या होगा। वैसे मैं विज्ञान तो नहीं पढ़ाता हूँ, विज्ञान के शिक्षक अलग हैं, लेकिन चूंकि वो अभी अनुपस्थित हैं इसलिए मैं करा रहा हूँ। तो हो सकता है मुझसे कोई मानवीय त्रुटि हो जाए तो उसको आप लोग मुझे माफ करिएगा। फिर भी देखते हैं, कोशिश करते हैं। सीजी टेट 6 to 8 के अंतर्गत सेट ए में 121 नंबर का प्रश्न था, रतौंधी किसके कमी के कारण होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा सही उत्तर सी, विटामिन ए की कमी से। और सीजी टेट के अंतर्गत वीडियो नंबर 32 में ये पूरे चार्ट के अंतर्गत विटामिन ए, उसका रासायनिक नाम, स्रोत, कमी से होने वाले रोग, ये सब कराया गया था। अगला प्रश्न देखें, प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम का प्रकार पाया जाता है। कितने प्रकार के पाए जाते हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 70 प्रकार के। बहुत सारे लोग इसका ऑप्शन ए मार के आए होंगे 80 प्रकार के, लेकिन ये है 70 प्रकार, क्योंकि जो यूकेरियोटिक जो होता है उसमें 80 प्रकार होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक जो होता है उसमें राइबोसोम के 70 प्रकार होते हैं, 70S। ठीक है, चलिए, यह सीजी टेट के वीडियो नंबर 3 में कराया गया था। अगला प्रश्न देखें, कुछ कोशिकाएं जीरो अवस्था में प्रवेश करती हैं जिसके कारण कोशिका चक्र निष्क्रिय हो जाती है। कारण है G0 अवस्था में मीटोजेन तथा ऊर्जा समृद्ध यौगिक की अनुपलब्धता के कारण होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अभिकथन सही है और कारण भी सही है, और अभिकथन कारण की सही व्याख्या भी करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। हालांकि कोशिका वाला क्लास लिया गया था आपके सीजी टेट में, लेकिन ये थोड़ा डीप प्रश्न है, इतना डीप में जाकर के नहीं पढ़ाया गया था। तो ये एक प्रश्न जो है जो यहां से नहीं पूछा गया पढ़ाए हुए में से। अगला प्रश्न देखते हैं, 124 नंबर, कोशिका को प्रथम बार किसने खोजा था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रॉबर्ट हुक। और वीडियो नंबर 6 में यह कराया गया था। कोशिका की खोज 1665 में इंग्लैंड के वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, कॉलम ए और कॉलम 2 का मिलान करना है। तो पहला ही, अगर इसमें एक ही चीज आप देख लेंगे, आहार जाल हरे पौधे, सॉरी आहार जाल नहीं, उत्पादक जो होते हैं वो हरे पौधे या शैवाल होते हैं, तो सी का हो जाएगा 1। तो सी का 1 किसमें है? सी का 1 है ऑप्शन नंबर सी में केवल। बाकी चीजों को भी देखते हैं, ए का 3 होगा, ए यानी सकल प्राथमिक उत्पादकता, तो हो जाएगा सौर ऊर्जा के सकल कार्बनिक तत्व का उत्पादन। बी का हो जाएगा 2, यानी द्वितीय उत्पादकता के अंतर्गत आ जाएगा उपभोक्ताओं द्वारा कार्बनिक तत्वों के निर्माण की दर। और आहार जाल के अंदर खाद्य श्रृंखलाओं का अंतर संबंध। तो बिल्कुल आसान था प्रश्न था, 2 ऑप्शन तो इसमें से आसानी से आप कर सकते थे। पहला एक उत्पादक और एक आहार जाल, दोनों करते तो दोनों से ही उत्तर आ जाता। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका उत्तर। इसको भी कराया गया था वीडियो नंबर 25 के अंतर्गत। 126 देखें, निम्न में से किस जगत या किंगडम में परिभाषित सीमाएं नहीं होती। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटिस्टा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी ही होगा। कई लोग डी लेंगे जो कि प्लांटी, जो कि गलत होगा, बी। और ये वीडियो नंबर 3 में कराया गया था, प्रोटिस्टा जगत। इस जगत में एक कोशिकीय यूरोकोटिक जीव शामिल है। पादप और जंतु के बीच की स्थिति युगलीना इस जगत में शामिल है, फिर भी इसकी सीमाएं सुपरिभाषित नहीं है। तो सही उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं, सर्दियों में सुबह मार्बल टाइल्स लकड़ी की टाइल्स की तुलना में ठंडी महसूस होती है क्योंकि मार्बल टाइल्स, ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा इसका ए, लकड़ी की टाइल्स की तुलना में उष्मा का बेहतर संवाहक है। और ये सेम प्रश्न तो नहीं कराया गया था, लेकिन वीडियो नंबर 42 में इसका एक उदाहरण के तौर पर बताया गया था, उष्मा संचरण की दैनिक जीवन में उपयोग। शीत ऋतु में लकड़ी एवं लोहे की कुर्सियां एक ही ताप पर होती हैं, परंतु लोहे की कुर्सी छूने पर लकड़ी की अपेक्षा अधिक ठंडी लगती है। शीत ऋतु में शरीर का ताप कमरे के ताप से अधिक होता है। लोहा उष्मा का सुचालक और लकड़ी उष्मा का कुचालक होता है। अतः जब हम लोहे की कुर्सी को छूते हैं तो हमारे हाथ से ऊर्जा तापांतर के कारण लोहे की कुर्सी में शीघ्रता से प्रवाहित होने लगती है, जबकि लकड़ी की कुर्सी में ऐसा नहीं होता। इसलिए लोहे की कुर्सी छूने पर लकड़ी की कुर्सी से अधिक ठंडी होती है। तो ये बहुत आसान सा प्रश्न था, इसका आंसर हो जाएगा ए। कई लोगों ने बी लिया है, पॉलिश वाला, और लेंगे भी, लेकिन इसका सही उत्तर ए ही होगा।
128 नंबर का प्रश्न देखिए, पवन ऊर्जा के विषय में पूछा गया। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? पवन ऊर्जा एक अंतरायिक ऊर्जा है, मतलब पवन में सामान्य तौर पर ऊर्जा नहीं होती, जैसे जल में कोई ऊर्जा नहीं होती, लेकिन जल जब प्रवाहित होती है तो उसमें ऊर्जा आ जाता है। दूसरा कथन कहता है दूरस्थ एवं पृथक जगहों पर अत्यंत उपयोगी है, बिल्कुल है। तीसरा कहता है कि मौसम पर निर्भर नहीं होता, तो ये कथन तो गलत है भाई, क्योंकि मौसम पर निर्भर होता है पवन ऊर्जा। अगर मान लेते हैं हवा तेज नहीं चलेगी, मौसम रुक जाएगा, हवा तेज नहीं चलेगी, मौसम का भाग ही तो है हवा, तो फिर पवन ऊर्जा प्रभावित हो जाएगी। तो ऊर्जा मौसम पर तो निर्भर करता है। स्वच्छ ऊर्जा है, बिल्कुल सही है। तो क्या हो जाएगा आंसर? 1, 2 और 4 सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यह भी कराया गया था वीडियो नंबर 40 में। पर्यावरण हितैषी स्वच्छ ऊर्जा है, लगातार इतनी मौसम से प्रभावित होती है, ये सारी चीजें। निम्नलिखित में से सबसे सरल प्रकार की गति कौन सी होगी? तो सरल रेखीय गति होगी। इसको कराया गया था, देखिए वीडियो नंबर 37 में, वीडियो नंबर 37 में, और इस तरीके का डायग्राम बना के भी लीनियर जो मोशन है उसको समझाया गया था, एक लाइन में गति, ठीक, रैखिक गति। अगला प्रश्न देखते हैं, गर्म पिंड से ठंडे पिंड में ऊष्मा का स्थानांतरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए कई लोग लिए होंगे इसका, चालन। लेकिन चालन और विकिरण दो ऑप्शन यहां पे हो सकते हैं। मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर डी का मतलब क्वेश्चन नंबर 130 का उत्तर विकिरण होगा, चूंकि यहां पे पूछा है एक गर्म पिंड और एक ठंडे पिंड, यानी दो पिंड की बात की गई। तो एक पिंड से दूसरे पिंड में ऊर्जा का स्थानांतरण पूछा गया है, इसलिए यहां पे प्रश्न का उत्तर डी होना चाहिए। अगर एक ही पिंड है और एक ही पिंड के अणुओं के बीच ऊष्मा के स्थानांतरण की बात जब की जाएगी तो हम उसका उत्तर ए लेंगे, इसलिए मैं यहां पे उत्तर नंबर डी लिया हुआ है। और यह प्रश्न में कराया गया है एग्जाम, मतलब कुछ क्लास में कराया गया है विकिरण वाले में। इस विधि में ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर बिना किसी माध्यम सहायता से, बिना माध्यम को गर्म किए प्रकाश की सीधी रेखा संचारित होती है, कुछ इस तरीके से दिखाया गया था। और दूसरा था चालन। चालन जो होता है कणों के बीच होता है, यानी एक ही पिंड होगा, उसमें एक कण से दूसरे कण में ऊष्मा का स्थानांतरण होगा, उसको चालन कहा जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ऊष्मा सदैव बड़ी वस्तु से छोटी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है, यह कथन गलत है। क्यों गलत है? कि ऊष्मा सदैव गर्म वस्तु से, जो गर्म वस्तु होगा उससे ठंडी वस्तु की ओर प्रभावित होगी। तो ठंडी वस्तु छोटी हो या गर्म वस्तु छोटी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गर्मी जो गर्म होगा वहां से ठंडा की ओर प्रवाहित होगा, तो बड़ा छोटा का इसमें कोई रोल नहीं। दूसरा कथन कहता है विभिन्न प्रणाली जिनके द्वारा ऊष्मा का प्रवाह होता है वे चालन, संवहन या विकिरण होते हैं। तो सही है, 3 प्रकार से ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है, चालन, विकिरण और संवहन के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी ए गलत है, किंतु आर सही है। इसको वीडियो नंबर 42 में कराया गया है। ऊष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने को ऊष्मा का संचरण कहते हैं। यह हमेशा उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर प्रवाहित होती है। इसकी 3 विधियां हैं। तो वस्तु के साइज का कोई रोल नहीं है, मुख्य रूप से रोल क्या है? गर्म और ठंडे होने का। तो चालन की 3 विधियां कौन कौन सी? चालन, संवहन, विकिरण। और ये कुछ इस तरीके का इमेज में भी दिखाया गया था। ये गर्म वस्तु है, ये गर्म वस्तु इधर इस वस्तु को ठंडी करेगी। अगर सॉरी कहां गया, हाँ, ये अभी ठंडी है, इसको गर्म कर रही है, फिर ये गर्म होगी, फिर इसमें आएगी, इस तरीके से ऊष्मा चलती रहती। अगला प्रश्न देखते हैं, चलती ट्रेन में खड़ा यात्री ट्रेन के रुकने पर अचानक आगे की ओर गिर जाता है। निम्नलिखित में से एक यात्री के गिरने का कारण क्या हो सकता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेग में परिवर्तन के कारण जड़त्व। यानी जो चीज जिस उसमें है, जिस पोजीशन पे है उसी पोजीशन पे रहना चाहता है। इसीलिए आप देखेंगे इसमें एक कार वाले उदाहरण से समझाया गया था कि जब आप कार का ब्रेक लगाते हैं तो आगे की ओर झुक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो जड़त्व के नियम के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वीडियो नंबर 36 में, किसी वस्तु के विराम अवस्था में रहने या समान वेग में गतिशील प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। यही कारण है कि गति के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। और इसमें एक कार की यात्रा वाला ब्रेक लगाया जाता है, ये भी कराया गया था उसी वीडियो में, वीडियो नंबर 36 में, जड़त्व का नियम को उदाहरण के अंतर्गत। तो यहां पे कार को हटा करके बस ट्रेन रख दिया, बाकी सेम क्वेश्चन। स्वतंत्र रूप से लटकता हुआ चुंबकीय क्षण स्थिर अवस्था में रहेगा, किस दिशा में? उत्तर और दक्षिण की दिशा में। ऑप्शन नंबर ए।
ये भी वीडियो नंबर 51 का है। स्वतंत्रता पूर्वक लटकते हुए चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरता है, चुंबक के गुण के अंतर्गत। अगला प्रश्न देखते हैं, वस्तु की दूरी लेंस से वस्तु की दूरी लेंस से वस्तु की दूरी, इसे वस्तु के लेंस के प्रकाशिक तक मापा जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। कथन और कारण दोनों सही है। कारण जो है कथन का सही स्पष्टीकरण भी करता है, और इसको कराया गया था आपका सीजी टेट के 45 नंबर। किसी वस्तु की दूरी यहीं से मापी जाती है, प्रकाशीय केंद्र से। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, ये कुछ इमेज बना के। अब अगला प्रश्न देखते हैं, वस्तु के विभिन्न स्थितियों के लिए अवतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब का मिलान करना है आपको। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो ए का हो जाएगा 2, ए का हो जाएगा 2, यानी सी से परे तो फोकस पर बनेगा या सेंटर पर बनेगा। फिर बी का हो जाएगा 1, सी पर ही बनेगा, यानी सेंटर पर बनेगा। केंद्र पर है तो केंद्र पर बनेगा। और सी और एफ के बीच में है तो कहां बनेगा? सी और एफ के बीच में है तो सी से आगे बनेगा, और एफ पर है तो अनंत पर बनेगा। तो इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये पूरा का पूरा चैप्टर, पूरा का यानी एक एक स्थिति, यानी वस्तु की स्थिति सी पर है तो सी से परे है तो सी पर है तो सी और एफ के बीच में है तो और एफ के बीच में है तो पूरा एक एक जो स्थिति है उसका डायग्राम के द्वारा वीडियो नंबर 44 में बताया गया है। यदि वस्तु अनंत पर वक्राकार केंद्र पर स्थित हो, ये देखिए। अगला, यदि वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, यानी सी पर स्थित हो। यदि वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य स्थित हो, जैसे ये है सी और एफ के बीच में है। सारी स्थितियों को बताया गया था वीडियो नंबर 44 में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखें, उत्तल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब हमेशा होता है आभासी एवं बड़ा नहीं होता। टिक मारे हैं कई लोग। सही उत्तर हो जाएगा इसका छोटा। किसी भी हालात में, किसी भी स्थिति में उत्तल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब छोटा ही होगा। वास्तविक, बड़ा, आभासी, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। क्या क्या पॉइंट्स हैं? चलिए, किसी वस्तु दो स्थितियां हो सकती हैं उत्तल दर्पण प्रतिबिंब के बनने पर। यदि वस्तु दर्पण के सामने स्थित हो तब की स्थिति में प्रतिबिंब सीधा बनेगा, आभासी बनेगा और छोटा बनेगा। तो अगर वस्तु दर्पण के सामने रखी है तो सीधा बनेगा, आभासी बनेगा और छोटा बनेगा। तो यहां पर अगर आभासी एवं बड़ा के जगह में आभासी एवं छोटा हो जाता तो हम कहते कि ये वाला ऑप्शन हम एप्रोप्रिएट ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन बड़ा किसी भी हाल में नहीं बन रहा है, हमेशा आभासी बन रहा है, वास्तविक भी किसी भी हाल में नहीं बनेगा। दूसरा ऑप्शन देखें कि यदि वस्तु दर्पण के सामने स्थित हो तब, और दूसरा है यदि वस्तु अनंत पर स्थित हो तब उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से बहुत छोटा बनेगा। तो अगर इसकी भी बात करें कि वस्तु अनंत का भी उदाहरण लिया हो तो भी अगर देखिए वास्तविक है, बड़ा है, वास्तविक बनेगा नहीं, आभासी बनेगा, छोटा बनेगा और सीधा बनेगा, तो वो नहीं है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी लेंगे, छोटा, ठीक है। चलिए, दोनों ही स्थितियों में ये आपका वीडियो नंबर 44 में कराया गया था। यदि प्रकाश समय में संपीड़न या विरलन की संख्या बताती है, प्रति इकाई समय में संपीड़न या विरलन की संख्या बताती है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, आवर्तकाल यानी टाइम पीरियड। इसको कराया गया आपको टाइम पीरियड वाले चैप्टर में। आवर्तकाल, टाइम पीरियड, दो क्रमागत संपीड़न या विरलन को एक निश्चित बिंदु से गुजरने लगे तो आवर्तकाल कहते हैं। कुछ इस तरीका का डायग्राम बना के भी। खाली स्थान वजह से तेज ध्वनि लंबी दूरी तय कर सकती है। इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला तो उच्च आयाम या उच्च ऊर्जा। तो हो सकता है कि प्रश्न विलोपित हो जाए, तो विलोपित हो जाए प्रश्न। क्यों? क्योंकि इसके दो आंसर हैं, उच्च आयाम की वजह से और उच्च ऊर्जा की वजह से। यानी ध्वनि की तीव्रता, ध्वनि की में जो भार होता है, ध्वनि की जो तीव्रता होती है वो दो वजहों से होती है, आयाम और उच्च आयाम और ऊर्जा की वजह से। जैसे प्रबल ध्वनि है तो उसमें ज्यादा ऊर्जा होगा या ज्यादा आयाम होगा, एक कारण, या दोनों ही ज्यादा हो सकते हैं।
मृदु ध्वनि है उसमें कम ऊर्जा होगी, कम आयाम होगा, या दोनों ही हो सकते हैं, यानी कम ऊर्जा और कम आयाम दोनों। ठीक है, ये प्रबलता यानी ध्वनि वाले चैप्टर में कराया गया है इसको, एक कुछ तरीके से इमेज भी बना करके बताया गया। देखिए अगला प्रश्न देखें, यदि 4 ओम प्रतिरोधक द्वारा 100 जूल ऊर्जा उत्पन्न की जा रही है तो प्रतिरोधक के दो टर्मिनलों के बीच संभावित अंतर गणना क्या होगा? तो सही उत्तर हो जाएगा 20 वोल्ट, न कि 25 वोल्ट। किसी ने लिया है आंसर, तो इसका सही आंसर होगा 20 वोल्ट। इस तरीके का एक प्रश्न कराया गया था, मतलब ये फॉर्मूला वगैरह बताया गया है आपके क्लास में वीडियो नंबर 53 में, और उसके द्वारा जब कैलकुलेट करेंगे वो सेम प्रश्न नहीं था लेकिन अलग प्रश्न था, न्यूमेरिक वाला, लेकिन इसको मैंने कैलकुलेट करवा दिया। तापीय ऊर्जा 100 जूल, प्रतिरोध R = 4 ओम, और ऐसा करके पूरा कैलकुलेट करेंगे तो विभव अंतर होगा 20 वोल्ट का। अगला प्रश्न देखिए, ये एक चैप्टर में कराया गया, उस चैप्टर का नाम तो बताना भूल गया मेरे को, लेकिन ये कराया गया जिसमें कौन चीज कैसा दिखता है, कौन चीज कैसा दिखता है उसके बारे में पूछा गया। तो 140 का आंसर हो जाएगा आपका C, यानी A का 4 ट्रांजिस्टर कुछ ऐसा दिखेगा, उसके बाद B का 2 यानी प्रतिरोध कुछ ऐसा दिखेगा, उसके बाद डायोड C का, B का नहीं गलत, C आंसर होगा ना, तो A का 4 और नहीं A का 4 ना, A का 4 ऐसा, B का 2, B का 2, A का 4, B का 1, C का 3, C का 3 यहीं पे, और D का 2 डायोड। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा C। ये पता नहीं कौन सा चैप्टर था जिसमें पूरा लिस्ट दिया गया था, उसी लिस्ट से संबंधित वीडियो नंबर 54 से पूछा है, उसमें पूरा लिस्ट दिया गया, ट्रांजिस्टर, प्रतिरोध, संधारित्र, डायोड, उसी से इमेज निकाल करके यहाँ पे लगा दिए हैं कि वहां से आप देख लेंगे जो भी कोर्स लिए होंगे जिनका वैलिडिटी बचा हो। ये एक प्रश्न था 141 नंबर का, कौन सा संयोजक एक सर्किट दिखाता है जहां प्रत्येक बल्ब को बहने वाली धारा बिंदु X पर बहने वाली धारा के समान होगी? तो इसका उत्तर हो जाएगा C, और ये प्रश्न हमने कहीं भी कोर्स में नहीं कराया था, थोड़ा एडवांस लेवल का पूछा है। अगला प्रश्न देखें कि 100 वोल्ट विद्युत बल्ब 1 मिनट में कितनी ऊर्जा स्थानांतरित करता है? तो इसका सही आंसर आएगा 6000 जूल। ठीक है, 6000 जे, यहाँ पे कहीं पे भी 6000 नहीं लिखा है, इसलिए प्रश्न तो हमेशा कंफर्म में विलोपित हो जाएगा। ठीक, इसको न्यूमेरिक में कराए थे सॉल्यूशन सीजीटेट 55 नंबर में कि सेकेंड वाट ऊर्जा ऐसे करके स्थानांतरित की जाएगी 6000 जूल। सेम क्वेश्चन है जिसको पूछा है, कहीं से कोई नंबर भी चेंज नहीं किया। अगला प्रश्न देखते हैं, लेजर लाइट अत्यधिक दिशात्मक होती है। ऑप्शन नंबर बी, लेजर का प्रयोग दांतों को साफ करने के उपकरण के रूप में किया जाता है। मेरे ख्याल से इसका दोनों ही उत्तर सही होगा, और इसका सही उत्तर जो होगा, दोनों ही कथन सही, मेरे ख्याल से डी होगा, लेकिन इसका आंसर पता नहीं है। मतलब मेरी सामान्य जानकारी के हिसाब से डी लग रहा है, तो आप एक बार डी में सोच सकते हैं। मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है ऑप्शन नंबर 1, और जो कंटेंट डेवलपर था उसको भी ये चीज समझ में नहीं आया। अगर ये चीज आपको समझ में आए तो ये चीज तो सही है कंफर्म। ठीक, चलिए, तो ये हमने नहीं कराया है कोर्स में। अगला प्रश्न देखते हैं 144 नंबर, आर प्रतिरोध वाले तार के एक टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाता है, फिर इन हिस्सों को समानांतर जोड़ा जाता है। यदि इस संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध R है तो अनुपात R/R क्या होगा? तो सही उत्तर हो जाएगा 25 होगा। क्यों होगा? क्योंकि समतुल्य प्रतिरोध वीडियो नंबर 54 में सेम क्वेश्चन कराया गया है, जो कि आप देख सकते हैं 25, कुछ ऑप्शन भी चेंज नहीं, मतलब क्वेश्चन में कोई नंबर भी चेंज नहीं है, तो सेम क्वेश्चन आप देख सकते हैं। सही जोड़ी मिलाना है तो क्या हो जाएगा? देखिए, एक चीज जो है यहां पे चूना का तो हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सामान्य तौर पर चूना का होता है कैल्शियम ऑक्साइड, लेकिन यहां पे चूना का मतलब यहां पे बुझा हुआ चूना से लिया है, बुझा हुआ चूना, तो बुझा हुआ चूना का होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो 2 का हो जाएगा ए, तो 2 का हो जाएगा ए, तो 2 ऑप्शन में है, इसको काट देते हैं, इसको काट देते हैं।
फिर देखेंगे कपड़े धोने का सोडा, कैल्शियम कार्बोनेट, 4 का हो जाएगा बी, तो 4 का हो जाएगा बी, तो दोनों में है। चलिए बाकी हाँ इमली, ऑप्शन नंबर ए इमली का हो जाएगा टार टार्टरिक अम्ल होगा, तो ये हो जाएगा सी, और टमाटर का हो जाएगा ये, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसका भी पूरा लिस्ट कराए थे, देखते हैं कहां कहां से पूछा, कौन कौन से क्वेश्चन नंबर से। सीजीटेट वीडियो नंबर 61 जिसमें पूछा है धोने का सोडा कैल्शियम कार्बोनेट, बुझा चूना, जैसे मैंने बताया ना कैल्शियम ऑक्साइड होता है, लेकिन बुझा चूना का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा, चूना का कैल्शियम ऑक्साइड होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे बुझा हुए चूना के संदर्भ में पूछा है। इसके अलावा प्रमुख अम्ल तथा उपयोग के अंतर्गत टार्टरिक अम्ल किसमें मिलता है, इमली में मिलता है, खाद्य पदार्थों के प्रति ऑक्सीकारक के रूप में होता है, फिर टमाटर में मिलने वाला ऑक्सोजोलिक अम्ल है, ये सब चीजें इसमें कराई गई। नींबू के रस होते हैं कैसे होंगे, अधिक H आयन वाले, तो क्या हो जाएंगे, मतलब अधिक H प्लस आयन होगा, ऑप्शन नंबर डी, जो जितना खट्टा होगा उसका H प्लस उतना ही ज्यादा होगा, तो क्या हो जाएगा, देखिए इसमें वीडियो नंबर 69 में कराया गया एक समाधान जिसमें जीरो का पीएच होता है, हाइड्रोजन आयनों की उच्च सांद्रता के साथ अम्लीय होता है, और 7 का पीएच हाइड्रोजन आयनों और उसके मूल समकक्ष हाइड्रोक्सी आयनों के समान सांद्रता वाला एक तटस्थ समाधान होता है। कुल मिला के इसको न्यूमेरिक फॉर्म में पूछा है, जो थ्योरी में पढ़ा है बस, और कुछ नहीं। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से कौन सा कथन 39 और 19 के परमाणु के लिए सत्य है, तो क्या होगा, जो उसकी परमाणु संख्या होती है वही प्रोटॉन की संख्या हो जाती है, तो नीचे परमाणु संख्या होती है वही प्रोटॉन की संख्या, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, परमाणु के 19 प्रोटॉन। ठीक, और ऊपर वाला क्या होता है, न्यूट्रॉन की संख्या। कहां कराया गया है, सीजीटेट वीडियो नंबर 63, सेम क्वेश्चन नहीं है लेकिन बताया गया है, यदि यानी अगर हम किसी परमाणु के नाभिक में 94 प्रोटॉन है तो उसके चरों और आमतौर पर 94 इलेक्ट्रॉन परिक्रमा करते होंगे। इस तरह जिस परमाणु में प्रोटॉन की संख्या एक जैसी होती है वे एक ही तत्व के परमाणु होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, दंत क्षय का कारण क्या हो सकता है, 5.5 से कम अगर पीएच है तो दंत क्षय का एक कारण हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी। इसको कराया गया सीजीटेट 69 में, जिसमें अम्ल वगैरह के बारे में कुछ कुछ बताए होंगे। जब पीएच 5.5 से कम हो जाता है तो मुंह में दांतों का क्षय होना आरंभ हो जाता है। सेम प्रश्न है। अगला प्रश्न देखें, ये 2PbO ब्रैकेट में S प्लस C ब्रैकेट में S मतलब उसके क्या साम्य है 2Pb ब्रैकेट में S प्लस CO2 ब्रैकेट में G। इस प्रतिक्रिया के बारे में आपका कौन सा कथन होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी 3 और 4। 3 और 4 क्या है, कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है, लेड ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है। पता नहीं इसका कराए होंगे तो देख लेते हैं, नहीं कराए हैं क्वेश्चन। ठीक, अब अगला प्रश्न देखते हैं, एक मिश्रण में किसी भी अनुपात में अधिक पदार्थ मिश्रित होते हैं तो इसके घटकों के गुणों को दर्शाते हैं। चीनी एक सजातीय मिश्रण है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, दोनों ही सही है भाई। पहला कथन देखें, पहला कथन तो सामान्य तौर पे ही समझ में आ रहा है कि एक मिश्रण में किसी भी अनुपात में एक से अधिक पदार्थ मिश्रित होते हैं और इसके घटकों के गुणों को दर्शाते हैं। घटकों के गुणों को दर्शाते हैं मतलब कुल मिला के अगर मैं चीनी का ही उदाहरण लेता हूं, और चीनी और पानी का, तो अगर 1 लीटर चीनी में 100 ग्राम 1 लीटर पानी में 100 ग्राम चीनी मिलाएंगे और 1 लीटर पानी में 200 ग्राम चीनी मिलाएंगे, तो जिसमें आप 200 ग्राम चीनी मिला रहेंगे उसका मीठापन ज्यादा होगा, और जिसमें आप 100 ग्राम मिला रहेंगे उसका मीठापन कम होगा। तो यही तो कहना चाहता है, एक मिश्रण में किसी भी अनुपात में एक से अधिक पदार्थ मिश्रित होते हैं और जिस अनुपात में उसमें मिश्रण होता है उसी अनुपात में उसमें गुण पाए जाते हैं, ये कहना चाहते हैं ऑप्शन नंबर ए। ये तो सामान्य था, लेकिन आपको जब दूसरा कथन पता होगा तभी आपको पता चल पाएगा चीनी एक सजातीय मिश्रण है या नहीं है। इसका आंसर तो हो जाएगा ए और बी दोनों सही है। कुल मिला के चीनी एक सजातीय मिश्रण है,
मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। सममांगी मिश्रण, ऐसा मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग में गुण या संगठन समान होते हैं, उदाहरण नमक का जलीय विलयन, शक्कर का जलीय मिश्रण। और दूसरा है विसममांगी मिश्रण, ऐसा मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग के गुण संगठन समान नहीं होते, उदाहरण बारूद, जल और तेल का मिश्रण। तो चीनी क्या है, एक सममांगी मिश्रण है और सममांगी मिश्रण को ही कहा जाता है सजातीय मिश्रण। तो दूसरा कथन इस वजह से सही हो गया। चलिए, अच्छा खत्म हो गया क्लास, वो मतलब पूरा कंटेंट। अब देखते हैं, अगर आप ये सब चीजें तो मैंने बता दी, हो सकता है मेरे बताने में कहीं कोई कमी हो, किसी चीज को पढ़ने में मुझसे गलती हो गई हो, क्योंकि मैं यहाँ पे लगभग प्रेजेंट करने आया हूं, मैं साइंस पढ़ाता नहीं हूं, और जब मैं साइंस पढ़ाऊंगा तो फिर मैं उसको थोड़ा डील कर पाऊंगा। जो साइंस के शिक्षक अभी नहीं आए हैं, इस वजह से मैं इसको डिटेल में आपको बताया। हो सकता है कुछ मानवीय भूल हो मुझसे, तो उसको मुझे माफ करिएगा। साइंस के टीचर और अच्छे तरीके से इन चीजों को बता सकते हैं। बाकी सहायक शिक्षक और शिक्षक के लिए ऑनलाइन कोर्स उपलब्ध है, जिसका फीस 3,999 रुपए है। ऑफर में 2,499 रुपए में मिलेगा। लेकिन एक चीज है इसमें कि ये लिमिटेड स्टूडेंट के लिए है, तो जो भी ज्वाइन करना चाहते हो शुरू में ही ज्वाइन करें, बाद में ऑफर खत्म हो जाएगा तो कम फीस में नहीं मिलेगा। और कभी भी आप कोर्स ज्वाइन करें, इसमें आप वीडियो क्लास, पीडीएफ, टेस्ट सीरीज सब चीज तो मिलेगा ही मिलेगा। कोर्स की वैलिडिटी एग्जाम तक होगी। मुख्य मुद्दा ये है कि अगर अभी कोर्स ज्वाइन करते हैं 2 साल के बाद भी, वैसे तो 2 साल नहीं लगेगा, 2 साल के बाद भी एग्जाम होता है, 3 साल के बाद, 5 साल के बाद कभी भी होता है सहायक शिक्षक का एग्जाम, तो वहां तक इसकी वैलिडिटी होगी। आपको दोबारा फीस देना नहीं है। अगर आप कोर्स ज्वाइन करता चाहते हैं तो 9406412114 इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। सहायक शिक्षक का कोर्स लेना है तो सहायक शिक्षक, और शिक्षक का लेना है तो शिक्षक, दोनों के लिए सेम फीस है। यानी सहायक शिक्षक के लिए अलग और शिक्षक के लिए अलग 2499 अभी ऑफर में ज्वाइन करें। बस यही जानकारी थी। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा। और मेरा बस इस क्लास को लेने का एक ही उद्देश्य था कि जो एक तो प्रश्न का सही उत्तर बता सकूं मैं। हमारे जो कंटेंट डेवलपमेंट वाला जो डिपार्टमेंट है, उन्होंने मेरे को ये बना करके दिया, तो मैं आपके सामने उपस्थित हुआ बताने के लिए। और दूसरी बात कि किस स्तर तक जाकर के पूछे जाते हैं प्रश्न और किस स्तर तक हम लोगों ने पढ़ाया था, उससे भी आप रूबरू हो सके। क्योंकि आप आने वाले समय में कहीं सहायक शिक्षक की तैयारी करेंगे, शिक्षक की तैयारी करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन पढ़ाता है और कितना स्तर तक का पढ़ाई होता है। क्योंकि मेन मुद्दा है क्या पढ़ना है, वही चीज मेन फोकस है। अगर मैं पूरा एनालिसिस करूं इस भाग को भी, तो इस भाग में लगभग हमने देखा कि कुछ नहीं तो लगभग 25-26 प्रश्न जो हैं सीधे सीधे पढ़ाए हुए में से पूछे गए। उसी प्रकार से हिंदी वाला भाग का एनालिसिस किया था मैंने, उसका एनालिसिस डाल दिया है। तो मेरे ख्याल से 29-30 वीडियो उसमें 29-30 हिंदी वाले में कुछ वो पूछ लिया था, क्या बोलते हैं, गद्यांश वाला। तो गद्यांश वाला और 1-2 ठो काट दे तो उसमें भी 26 क्वेश्चन लगभग पूछे गए हैं। उसके बाद सीडीपी की बात करो तो सीडीपी में सीधे सीधे 29 क्वेश्चन थे। तो इस तरीके से हर भाग से संतोषजनक प्रश्न पूछे गए हैं। अगर 25 से ऊपर प्रश्न पढ़ाए हुए में से आ रहे हैं तो मुझे लगता है कि कोर्स ठीक ठाक है। तो इन सब चीजों को भी आप लोग ध्यान रख पाएंगे। मिलूंगा अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद। आप लोगों के कुछ कमेंट होंगे तो नीचे जरूर कमेंट करिएगा कि भाई किसका उत्तर क्या है। और जो लोग भी कमेंट करते हैं ना, उनसे मेरा एक दरख्वास्त होगा कि वो लोग कमेंट के साथ उसका कारण भी लिखें कि ऑप्शन नंबर अगर बी नहीं हो रहा है, ए हो रहा है, तो उसका क्या कारण है। क्योंकि चूंकि मैं साइंस का शिक्षक नहीं हूं, साइंस नहीं पढ़ाता हूं, मुझे उतनी जानकारी नहीं है। तो आप लोग जब नीचे लिखेंगे तो कारण भी लिखेंगे, ताकि अन्य बच्चे जब उस कमेंट को पढ़ें तो उनको समझ में आए कि बी क्यों हो रहा है या सी क्यों हो रहा है। बस, नमस्कार, जय।